Hello students, welcome to Unacademy. This is Aditya Kamlesh Avasthe, your educator for geography, and I am teaching geography for the Uttar Pradesh PCS examination. This is a brief introduction about me. I cleared 2022 and 2023 UPSC CDS written examination, and I've been teaching geography for the past 3 years in Jabalpur. Recently, I received the gold medal from Rani Durgavati Vishwavidyalaya for clearing my master's examination in geography. You can see my prelim score. I have given 2 attempts in UPSC. My optional subject is also geography. Basically, this is just a protocol to tell about your faculty. तो जो क्लासेस रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी, हम दोनों लैंग्वेजेस में करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि समझ में दोनों में ही आएगा। एक लैंग्वेज में समझ में आना थोड़ा सा, क्या ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रियलाइज़ करते हो, उसको आप चीज़ें लाइव दिखती हैं आपको ज्योग्राफी में, तो इट इज़ बेटर कि हम ज्योग्राफी जो है वो देख के पढ़ें, चीज़ों को मैपिंग के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू या रियल लाइफ फ़ोटोज़ के थ्रू देख के पढ़ें, और इसीलिए जो मोर कनेक्टिव लैंग्वेज है उसके साथ पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, जो सिलेबस यूपी गवर्नमेंट ने दिया है वो कुछ इस तरीके से है। यूपी गवर्नमेंट का सिलेबस ये कहता है, लेट मी चेंज द कलर द पेन, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट का सिलेबस ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, सॉइल। अब देखिए सिलेबस में क्या है, सिलेबस ठीक है, हमको यही सब पढ़ना है क्योंकि एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन ये जो सिलेबस दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, ये यूपी गवर्नमेंट का सिलेबस जो है, यूपी पीएससी जो यूपी बोर्ड ने दिया है, उसमें सीक्वेंस मेंटेन नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहले पढ़ाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। अब मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जब हम पढ़ेंगे तो मेजर नेचुरल रिसोर्सेज बाकी सारी फिजिकल चीज़ों के साथ ही आ जाएंगे। जैसे हम फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम फ्लोरा एंड फौना पढ़ रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिवर्स पढ़ रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता है, ये सब साथ में ही आते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमालय फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वहाँ हम हिमालय पढ़ ही लेंगे, तो अलग से फिर माउंटेन रिसोर्सेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमने पढ़ लिया ना मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, हिमालय है, हम एप्लेशियन पढ़ेंगे, हम एंडीज़ पढ़ेंगे, रॉकीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पे सब ये कवर हो जाएगा। तो इस सिलेबस, ये सिलेबस जो है ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा उसके लिए मैंने एक अपना खुद का सिलेबस बनाया है, और इसमें सारी चीज़ें कवर हैं। आई कैन अश्योर यू, इसको पढ़ने के बाद आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 1% इसीलिए मैंने जो मार्जिन है वो छोड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आध क्वेश्चन बाउंसर आ जाता है, और उस बाउंसर को फिर आप डक कर दो, वो बेहतर होता है। अगर आप उसको अटेम्प्ट करने जाओगे ही ना, तो कई बार ये होता है कि आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ना जाते हुए 1% का हमने मार्जिन रखा है। तो ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमको पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है, फिजिकल फिनोमेना पढ़ना है, माउंटेन बिल्डिंग पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हमने ना कुछ कुछ डेज़ अलॉट किए हैं पूरे इसके लिए, ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मेरे को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जो अनअकैडमी की तरफ से है वो 100 डेज़ नहीं, आई मीन 100 लेक्चर्स अलॉट हुए हैं। 100 क्लासेस अनअकैडमी ने मुझे अलॉट किए हैं। सो 100 क्लासेस में हमको ये ख़त्म करना है। मेनली 1 घंटे की एक क्लास होगी, तो 100 क्लासेस में लगभग हम कोशिश करेंगे ये ख़त्म हो जाए। तो इसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा बांटेंगे। अब देखिए क्या है, जब भी कोई स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन होता है तो ये जो स्पेसिफिक सेक्टर वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी। अब ये यूपी की ज्योग्राफी पूछ रहा है भाई, यूपी का ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज पूछ रहा है, क्लाइमेट पूछ रहा है, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइन, रिसोर्सेज, इरीगेशन, सब कुछ पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जितना सब कुछ ये पूछ रहा है ना, ये वाली जो ज्योग्राफी है वो इसको पहले ही कवर कर चुकी होगी। तो हम ये जो यूपी की ज्योग्राफी है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम पूरी जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 50-60 डेज़ में, वो पूरी ज्योग्राफी आखिरी में अप्लाई होगी यूपी में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हिमालय के नीचे
जहाँ पे फुटहिल्स बनते हैं, जहाँ पे पहाड़ ख़त्म होता है, इस तरीके से देखिए, जैसे ये एक पहाड़ है हिमालय के नीचे, यहाँ पे फुटहिल्स बन रहे हैं और यहाँ पे एक ऐसे फ़ैन बनेंगे जिसको हम एलुवियल फ़ैन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे आपको तराई बेल्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ के नीचे आपको, हिमालय के नीचे तराई बेल्ट मिलेगा, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हिमालय के नीचे ही क्या है, यूपी भी है। तो आप ये मान सकते हो ना कि यूपी में तराई मिलेगा। बस इसी तरीके से हम अप्लाई कर करके पूरा जो यूपी का स्पेसिफिक ज्योग्राफी है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, कितने कितने डेज अलॉट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी सबसे बड़ा टॉपिक है ज्योग्राफी में, और सबसे बड़ा टॉपिक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दिन भी हम इसी को अलॉट करेंगे। अराउंड 15 to 20 डेज, हम इसको 20 दिन मान के चल रहे हैं कि हम 20 दिन इसको देंगे। वैसे 20 दिन बहुत ज़्यादा हैं, 20 दिन मतलब 20 लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, 20 क्लासेस एक एक घंटे की, तो अराउंड करीब मान के चलिए 20 से 15 घंटे हमको इसको देना पड़ेगा जियोमॉर्फोलॉजी को। सिर्फ टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, देखिए क्या बात है, असल में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे जो लेक्चर्स रहेंगे उसकी एक स्पेशलिटी रहेगी, और वो रहेगी आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग। रेगुलर आंसर राइटिंग हमारी एक स्पेशलिटी रहेगी। आंसर्स के लिए मैं आपको अपना मेल आईडी दूंगा, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत सारे मॉडल आंसर्स बना के भी दिखाऊंगा। क्लास में लाइव आंसर राइटिंग भी हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो हम लगभग 15 to 20 डेज जियोमॉर्फोलॉजी में लेके चलते हैं। अराउंड 7 to 10 डेज हमको लगेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, एटमॉस्फेयर कैसा है, जेट स्ट्रीम क्या है, ये सारे टॉपिक जो स्टैटिक हैं वो 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 3 दिन लगेगा मेरे को ये जो अभी रिसेंट चल रहे हैं ना, बॉम्ब साइक्लोन आ गया, या ट्रिपल डिप्लालीना आ गया, डबल साइक्लोन वाला आ गया, फूजीवारा इफेक्ट आ गया, ये सारी चीज़ें जो नई नई आ रही हैं सिलेबस में और करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम 2-4 दिन जो आखिरी के लेंगे हम, 10 दिन हम इसके लिए लेंगे। 7 डेज़ करीब हमको ओशनोग्राफी में लगेगा। ओशनोग्राफी एक छोटा सा टॉपिक है, वो जल्दी हो जाएगा। इतना ही करीब हमको 7 दिन करीब इसमें भी लगेगा। बायोजोग्राफी में, बायोजोग्राफी हम डिटेल में इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है यूपी में सॉइल्स का, ठीक है। तो यूपी में भी सॉइल्स पढ़नी है और बायोजोग्राफी में भी सॉइल्स पढ़नी है। तो जो सॉइल्स हम इंडिया में पढ़ेंगे उसको यूपी को हम माइक्रो लेवल पे जाके खोल देंगे और वहाँ से हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, अब ये जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है ये स्पेसिफिकली यूपी के लिए पढ़नी है। इंडिया की ज्योग्राफी इतनी नहीं आती है एग्जाम में। अगर आप पुराने पैटर्न का क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो ये ज्योग्राफी इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं पूछता है। केवल यूपीपीएससी नहीं, एमपीपीएससी भी देखेंगे आप, यूपीएससी खुद देखेंगे, यहाँ तक कि ऑप्शनल में भी सेटलमेंट ज्योग्राफी से इतना स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिसेंटली नहीं आते हैं। तो जब नहीं आते हैं तो हमें पता है वेटेज कम है इसका, फिर भी हम इसको देखेंगे और इस टॉपिक को हम ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ देखेंगे। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली यूपीपीएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक मेंशन है जैसे कि ह्यूमन माइग्रेशन। अब भाई माइग्रेशन कैसे होगा ये तो ज्योग्राफी बताएगी ना, और साथ ही साथ ज्योग्राफी के साथ एक और टॉपिक बताता है इसको, और वो है आपके सोशल फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के लिए टाइप्स और पैटर्न स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। अर्बनाइजेशन, उसके चैलेंजेस, स्मार्ट सिटी, उसके चैलेंजेस, स्मार्ट विलेजेस क्या है, इंडिया विलेजेस में बसता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम अराउंड 12 डेज़ देने की कोशिश करेंगे। 12 दिन में करीब हम पूरा ये सेटलमेंट ज्योग्राफी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी अराउंड 10 डेज़ हम यहाँ पे देंगे। अब आप अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 और ये अराउंड 60-65 डेज़ हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। 60-65 लेक्चर्स हो जाते हैं। बाकी बचे हुए 25 लेक्चर्स स्पेसिफिकली हम किसके लिए डेडिकेट करेंगे, वो है हमारे यूपी के लिए, क्योंकि यूपी को हमको अलग तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद जब हम 25 लेक्चर्स यहाँ पे डेडिकेट कर देंगे तो हमारे हो जाते हैं 90 लेक्चर्स। इन 90 लेक्चर्स में हमारी आंसर राइटिंग भी होगी, सब कुछ होगा। बट जो 10 लेक्चर बच रहे हैं उसमें फिर हम क्या करेंगे, तो आपके लिए एक सीधा सा जवाब मैं यहाँ देना चाहूँगा। हमको यहाँ पे करनी है मैपिंग। वाई मैपिंग? क्योंकि अगर आप पहला जो सिलेबस का पॉइंट है वो देखें, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशल रेफरेंस इंडिया को लेके आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है यहाँ पे।
अच्छा, एक टॉपिक यहाँ रह गया, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, वेबर कैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बताता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी क्या है वेबर की, कैसे वो ट्राइंगल बनाता है, कैसे हमारा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट लगा, कैसे बोकारो लगा, कैसे झारखंड में स्टील प्लांट्स बने हैं, रॉ मटेरियल बेस्ड है, मार्केट बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड है, किस बेसिस पे लगा है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और ये हमारा टॉपिक आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और तो जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा में बच गए हैं, जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो गया और मैपिंग हो गया, ठीक है, मैपिंग में हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि वर्ल्ड फोकस क्या है और किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम मैपिंग में कवर कर लेंगे। तो अराउंड 100 डेज़ में हमारा ज्योग्राफी विथ आंसर राइटिंग, विथ प्रीलिम्स क्वेश्चन, विथ टेस्ट पेपर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया कैसे क्या कितना कैसे पढ़ना है, सब थोड़ा सा भरोसा रखिए। 4-5 क्लासेस देंगे आप, 4-5 क्लासेस के बाद जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट आपको समझ में आना, एकदम से ग्रैस्प होना शुरू होगी, क्योंकि माइंड वैसा हम फ्रेम करा देंगे। आज आप लोगों के लिए टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। अब देखिए, ये पीपीटी वगैरह से तो हम पढ़ेंगे ही, जो प्रोटोकॉल है कि इस तरीके से पढ़ाना है आपको ये सारी चीज़ें, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पीपीटी वगैरह पढ़ने से पहले ये बेटर होता है कि हम चीज़ को समझ लें, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करें। फिर ये तो टीचर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर वो पीपीटी रीड करके चला जाए। ठीक है, तो पहले सिर्फ सुनना है, 5 मिनट सुनेंगे, और सुनने के बाद हम पीपीटी के थ्रू देखते हैं कि कितना हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या उसकी फ़ोटोज़ हैं और ये सब। ठीक है, तो हुआ क्या, बहुत समय पहले कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आए, कुछ मीटेरोलॉजिस्ट आए, जिनके कुछ नाम है। जैसे मैं आपको कुछ 2-3 नाम बता रहा हूँ, ये नाम ऐसी रेफरेंस के लिए याद रखिएगा। जैसे कि एक आए थे टेलर साहब आए थे, एक आए थे बेकर साहब आए थे। तो टेलर और बेकर ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले बात चालू करी किसकी, कॉन्टिनेंटल, सबसे पहले बात स्टार्ट करी इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। लेकिन भाई साहब इन लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए इस थ्योरी के लिए, इन लोगों ने ज़्यादा कुछ योगदान दिया नहीं। तो इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन इंसान आता है, और इसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, और ये आके 1915 में, एक थ्योरी देते हैं। अब भाई देखो, यहाँ से सिर्फ एक कहानी सुननी है, कहानी सुनने के बाद क्या लिखना है, क्या समझना है वो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ ऐसा सुनो कि एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब आए, और अल्फ्रेड वेगनर साहब असल में कोई जोग्राफर नहीं थे। अल्फ्रेड वेगनर साहब थे एक मीटीरियोलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या किया, इनको खोजना था कोयला, इनको सिर्फ कोयले से मतलब था। तो मैं आपके लिए एक वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको मैप वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। एग्ज़ाम में किस स्पीड से कितना तेज़ आपको मैप वगैरह बनाने हैं और कितनी जगह पे बनाने हैं, ये सब हम आंसर राइटिंग सेशंस में देखेंगे। ठीक है, इतना स्लो नहीं बनाना है, ये तो पेन टैब में बनाने में थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, नहीं तो आपको पेन पेपर में बनाना है। पेन पेपर के लिए प्रैक्टिस लगेगी और स्पीड में बनता है ये। ठीक है, इंडिया का मैप बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको। अब इधर ध्यान से देखिए, अल्फ्रेड वेगनर साहब गए कोयला ढूंढने कि हमें यार कोयला चाहिए, कोयला इंडिया वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलता है। अब जब वो कोयला ढूंढने गए, कोयला वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलता है, तो कोयले के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा। ये आप मान के चलिए, ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। अब कोयले की एक बात आप जान के रखिए कि कोयला कहाँ मिलता है। ठीक है, कहानी चल रही है अभी, सिर्फ समझना है। कोल की एक कंडीशन होती है
कि कोयला जो है ये किससे बनता है, हार्डवुड से, कठोर पेड़ की लकड़ी से बनता है, हार्डवुड से बनता है। अब भाई हार्डवुड कहाँ मिलता है, हार्डवुड मिलता है आपको ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स मतलब कहाँ से कहाँ तक का इलाका, 0 से लेके 23, और अगर और स्पेसिफिकली बोले तो 5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक, दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों में हमको देखने को ये मिलता है। लेकिन भाई जब अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कोयला ढूंढना शुरू किया तो उनको पता चला यार कि ये कोयला तो ऐसे मिल रहा है। अब ये बवाल चीज़ हो गई यार कि यार कोयला यहाँ कैसे मिल रहा है। कोयला अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो कोयला हार्डवुड से बनेगा, कठोर लकड़ी से बनेगा, और कठोर लकड़ी तो आपको ट्रॉपिक्स में मिलेगी। मतलब कठोर लकड़ी आपको कहाँ मिलेगी, कठोर लकड़ी आपको मिलेगी इस इलाके में। कठोर लकड़ी का इलाका तो ये है भाई साहब। अब अगर कठोर लकड़ी का इलाका ये है तो कोयला फिर ऊपर कैसे मिल रहा है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, या तो ये जो ऊपर का इलाका है जहाँ पे आज हमको कोयला मिल रहा है, ये जो इलाका है जहाँ आज हमको कोयला मिल रहा है, मैं आपको बहुत सारी जगहें बताऊंगा जहाँ पे आज वर्ल्ड फेमस है जो कोयले के लिए। जैसे कि एक रोर वैली है, रोर वैली है जर्मनी में, पेंसिल्वेनिया है, ये सारे कोयले के लिए बहुत फेमस है। लेकिन यार कोयला यहाँ कैसे मिल सकता है, यहाँ कौन सा पेड़ मिलता है। आप ये देखिए रशिया, रशिया में कौन सा पेड़ मिलता होगा भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अगर अपने घर में एक क्रिसमस ट्री देखा हो, क्रिसमस ट्री देखा हो, कुछ इस तरीके से दिखता है क्रिसमस ट्री। अगर किसी के घर में क्रिसमस ट्री हो डेकोरेशन के लिए तो प्लीज़ उसकी एक छोटी सी डंडी आप तोड़ के देखना, वो कभी हार्ड नहीं होती, वो बहुत ही सॉफ्ट ट्री होता है, उससे पल्प बनता है। अब भाई जब ऐसे पेड़ होंगे यहाँ वाले इलाके में, सॉफ्ट ट्री होंगे, तो यहाँ कोयला मिला कैसे। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बोला यार ये जो केस है ना, ये केस ये बताता है कि ये वाला जो इलाका है रशिया का, ये जो इलाका है नॉर्थ अमेरिका का, ये कभी ना कभी यहाँ रहे होंगे, कहाँ, इक्वेटर के पास। और जैसे ही ये बात आती है यहीं से थ्योरी का जन्म होता है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहीं से एक थ्योरी जन्म लेती है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, सीधी भाषा में पहले समझते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये मानना है कि जो अर्थ है उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो पहले कुछ इस तरीके से थे, वो पहले कुछ इस तरीके से थे कि एक होल लैंडमास था, एक पूरा का पूरा लैंडमास था इस तरीके से, और उसके आजू बाजू एक पूरा का पूरा समुद्र था, पूरा का पूरा ओशन था। ठीक है, पहली लाइन तो यही कहती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे, कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे क्या था, कार्बोनिफेरस पीरियड मतलब जिस समय कोयला बना, कार्बन से कार्बोनिफेरस पीरियड, जिस समय कोयला बना। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे एक कॉन्टिनेंट होता था बड़ा, एक सिंगल कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम वेगनर साहब ने दिया पेंजिया। और एक ही क्या होता था, एक ही ओशन होता था बड़ा, जिस ओशन का नाम था, एक ही बड़ा ओशन था जिस ओशन का नाम था पेंथालासा। पेंथालासा, तो पेंथालासा एक बड़ा ओशन था और पेंजिया एक हमारा बड़ा कॉन्टिनेंट था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये जो पेंजिया था ये ब्रोक डाउन होना शुरू हुआ, ये टूटना शुरू हुआ। और जब ये टूटना शुरू हुआ तो इस तरीके से पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया, इस तरीके से पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। तो एक हिस्सा हो गया नॉर्थ का और एक हिस्सा हो गया साउथ का। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ का और नीचे वाला हिस्सा हो गया साउथ का। तो भाई और बीच में समुद्र तो है ही है। अब आप मुझे बताइए अगर बीच से कोई ज़मीन यहाँ फट जाएगी तो यहाँ पे पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे पानी आ जाएगा, और यहाँ तो पानी था ही। अब इस कंडीशन में इन्होंने कुछ नाम और दिए, वो कुछ नाम और क्या थे, जैसे कि इन्होंने जो अपर वाला एरिया था इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, इस इलाके को बोला गया अंगारा लैंड।
और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और यहीं गोंडवाना से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडिया किस जगह का हिस्सा है? तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। यहीं से ये क्वेश्चन निकल के आता है। अब देखिए ये जो बीच में समुद्र बना, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया तेथिस, इसको इन्होंने नाम दे दिया क्या? तेथिस। तो अब अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं कि पहले एक पूरा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था क्या? पेंजिया, और उसके आजू बाजू एक बड़ा समुद्र था, पुराने समय का बता रहे हैं, जिसका नाम था पेंथलासा। कुछ समय के बाद ये बीच से दो हिस्सों में टूट गए। जब ये दो हिस्सों में टूटे तो बीच में पानी भर गया, बीच में जहाँ पानी भरा उसका नाम हो गया तेथिस, ऊपर वाले का नाम हो गया क्या? अंगारा, और नीचे वाले का नाम हो गया क्या? लॉरेशिया। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या हुआ? थर्ड स्टेज में कुछ इस तरीके से टूटना शुरू हुए कॉन्टिनेंट, इस तरीके से। अब जब इस तरीके से चार हिस्सों में टूट गए कॉन्टिनेंट, तो भाई ये बीच में भी एक समुद्र बन जाएगा, ये बीच में भी एक समुद्र बनेगा, और ये वाला समुद्र तो है ही है। इस समुद्र का नाम क्या था? तेथिस। एक डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हिस्से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अमेरिकाज हैं, ये जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि ये बीच वाले हिस्से का नाम तो हमने अभी ऊपर रखा था क्या? तेथिस। ये वाला हिस्सा किसका था? ये वाला हिस्सा था अंगारा लैंड का, ये वाला हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। ये जो दो हिस्से अलग हुए, ये दो हिस्से जो अलग हुए, ये क्या बन गए आज जाके? अमेरिका। ये हिस्से क्या बन गए आज? अमेरिका। और बीच में ये जो ओशन अलग हुआ, इस ओशन का नाम हो गया क्या? एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। अब ज़रा इसको हम वर्ल्ड मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये बचा कुचा तेथिस सी है, बचा कुचा तेथिस सी है ये। अब कई लोग सोच रहे होंगे इंडिया ऊपर कैसे चला गया। थोड़ा सा वेट करें, वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में देखेंगे इंडिया कैसे ऊपर की तरफ गया है। ये हमारा, ये जो ओशन बना, ये बना हमारा एटलांटिक ओशन, ये दो अमेरिका अलग हो गए, और ये हमारा, ये वाली जो प्लेट है यहाँ से टूटी थी इस तरीके से, इस तरीके से ये प्लेट टूटी थी, तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया क्या? गोंडवाना लैंड। अब भाई लोगों ने बोला आप ऐसे हवा में बातें कर दोगे और हम आपकी बात मान लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा तो कोई भी इंसान बात नहीं मानेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? कुछ एविडेंस दिए, और वो एविडेंस हम देखने जा रहे हैं कि वो एविडेंस क्या है, क्या सबूत क्या थे कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, ये महाद्वीप जो है वो विस्थापित हुए हैं, ये कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से खिसके हैं। तो उसको हम देखने जा रहे हैं। पहला एविडेंस क्या कहता है? पहला एविडेंस इन्होंने भाई साहब ने दिया जिक्सॉ फिट। आप सभी लोगों ने अपने स्कूल टाइम पे पज़ल खेला होगा, इस तरीके से आता था पज़ल, इस तरीके से। अब इस पज़ल के ना आजू बाजू टुकड़े होते थे, आपको जोड़ना रहता था। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से इस वर्ल्ड मैप को देखें, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर हम इधर ध्यान से देखिए, इस हिस्से को, ये और इस हिस्से को ऐसे जोड़ सकते हैं ना, ये ऐसे फिट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है किसका? नॉर्थ अमेरिका का, और इसी मुंह का ये जबड़ा है कहाँ पे? ये। तो ये यहाँ फिट हो सकता है, इस तरीके से फिट हो सकता है। ये है जिक्सॉ फिट। आप इसके एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको दो तीन इमेजेस दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा जिक्सॉ फिट कैसे है। देखिए, एक तो ये दिखा रहा है, ये जिक्सॉ फिट है जो मैंने आपको बोला, ऊपर मैंने बना के दिखाया आपको। दूसरा जिक्सॉ फिट ये वाला देखिए, ये जिक्सॉ फिट दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से। और ये पूरा जिक्सॉ फिट हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये ऊपर वाले इलाके में, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। लेकिन इस पर साइंटिस्ट ने विश्वास नहीं किया। साइंटिस्ट बोले हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो, ये एक क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सिक्वेंस हो, या हम कह सकते हैं अचानक से हो गया हो, या इत्तेफाक से हो गया हो। अब इस वाली जो कंडीशन में अगर हम देखा जाए कि ये चीज़ यहाँ पे बोल दी गई, तो उन्होंने बोला ऐसा बात नहीं है, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो और भी चीज़ें इन्होंने क्या बताई? उन्होंने बोला भाई साहब, ये जो इलाका है ना,
नाइजर वाला इलाका, नाइजर नाइजीरिया वाला इलाका, और ये वाला जो ब्राज़ील का कोस्ट है, यहाँ दोनों जगह क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। यहाँ दोनों जगह क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है दोनों जगह। तो उन्होंने बोला यार ये भी इत्तेफाक हो सकता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ भी गोल्ड के डिपॉजिट हों। लेकिन ये बात समझने की है यहाँ पे भाई और बहनों कि ये अफ्रीका का, ये अमेरिका का कोस्ट है और ये अफ्रीका का कोस्ट है। अफ्रीका के कोस्ट में यहाँ सोना मिलता है क्योंकि सोने वाले पत्थर हैं यहाँ पे, लेकिन ब्राज़ील में यहाँ पे सोना मिलता है, लेकिन यहाँ सोने का कोई सोर्स नहीं है। यहाँ सोने का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन सोना मिलता है। और इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बता रहा था वैगनर कि ये पत्थर पहले एक थे, ये जगह, ये आज अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बोला और कोई सबूत है आपके पास? उन्होंने बोला हाँ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जैसे कि कुछ सबूत मैं आपको फटाफट बता देना चाहूँगा। एक सबूत है फॉसिल्स, और कभी भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको ये सबूत तो हर जगह मिलेगा, जिसका नाम है क्या? फॉसिल्स। फॉसिल्स उन्होंने बोला जो फॉसिल्स अफ्रीका में मिलता है वही फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और वही का वही फॉसिल इंडिया में मिलता है, और वही फॉसिल साउथ अमेरिका में भी मिलता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वहाँ सब जगह एक से फॉसिल मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहे वो फॉसिल, ये देखिए अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ सब जगह क्या मिलती है? एक झाड़ी मिलती है जिसका नाम है ग्लॉसेप्टेरस फर्न। यहाँ पे पुराने ज़माने के बंदर मिलते हैं, मीसोसॉर मिलते हैं। या आपको अगर हरा वाला हिस्सा दिख रहा हो इस तरीके से, तो ये जो फर्न है, ये जो झाड़ी है, ये चारों ही कॉन्टिनेंट में एक साथ देखने को मिलती है, और इंडिया में भी जो एक सब कॉन्टिनेंट है। तो उन्होंने जब ये बात लोगों को पता चली तो इनको लगा हाँ अब देखिए इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ये इस तरीके से पूरा वर्ल्ड ये एक कॉन्टिनेंट में जुड़ा हुआ था जिसका नाम था पेंजिया। ये है हमारा पेंजिया, और ये जो ओशन है इसका नाम क्या है? पेंथलासा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज करी। उनसे पूछा गया और आपके पास कोई एविडेंस है? तो उन्होंने बताया भाई आप देखिए ये जो जगह है, ये जो जगह हम बता रहे हैं, यहाँ पे हाईलैंड्स मिलते हैं। सॉरी ये वाली जगह पे नहीं, इधर देखिए ये जो जगह है इस जगह पे हाईलैंड्स मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो पहाड़ मिलते हैं उनका एक्सटेंशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये सब पहाड़ एक से हैं, ये जो हाईलैंड्स हैं ये सारे पहाड़ एक से हैं। ऐसा लगता है स्कैंडिनेविया के पहाड़ों का एक्सटेंशन चल रहा है इस तरफ, और जैसे ही हमको पता चलता है कि एक्सटेंशन चल रहा है तो पता चलता है यार ये तो एक ही चीज़ है। ये वाली मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसा लगता है एक ही पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया, ये। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये चारों जगह बर्फ़ जमी हुई है। अफ्रीका में भी बर्फ़ जमी हुई है, साउथ अमेरिका में भी बर्फ़ जमी हुई है, अंटार्कटिका तो बर्फ़ आज भी है, और ऑस्ट्रेलिया के कोने में बर्फ़ जमी हुई है। अब अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमको ग्लेशियर के डिपॉजिट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमको ग्लेशियर के डिपॉजिट मिलते हैं, इंडिया में हमको ग्लेशियर के डिपॉजिट मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी ग्लेशियर के डिपॉजिट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा क्या केरला में बर्फ़ पड़ती है, क्या महाराष्ट्र में बर्फ़ पड़ती है, लेकिन हमको महाराष्ट्र में क्या मिलता है? ग्लेशियर डिपॉजिट। महाराष्ट्र में क्या मिलता है? ग्लेशियर डिपॉजिट। कैसे मिल सकता है? ये सबूत है किसका? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। और यही सारे सबूत किसने दिए? वैगनर ने दिए। बात समझ में आई? तो इतने सारे सबूत देने के बाद जब वैगनर और भी सबूत दिए वैगनर ने, जब हम डिटेल क्लासेस पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे। जैसे कि एक सबूत उन्होंने दिया कोयले वाला, जो मैंने आपको पहले बताया कि 45 डिग्री पे कोल मिलता है। ये तभी पॉसिबल है जब दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हों, और वो कहाँ पे हों? डरबन उनका सेंटर हो, इस तरीके से वो स्थापित हों, इस तरीके से वो पोजीशनड हो, तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे एविडेंस उन्होंने दिए, और ये सिंपल क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड गिव एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। लेकिन फिर ये थ्योरी फेल क्यों? रोहन भाई साहब से पूछा गया अच्छा आप हमें बताइए, आपने इतनी सारी बातें करी हवा में, ये बताइए ये कॉन्टिनेंट खिसके तो खिसके कैसे, ये ड्रिफ्ट हुए तो हुए कैसे? तो लोगों ने पूछा क्या? लोगों ने पूछा रीज़न फॉर ड्रिफ्ट।
पूछा क्या, रीज़न फॉर ड्रिफ्ट। और ये रीज़न बताने में वैगनर साहब जो थे वो विफल हो गए। उन्होंने कुछ ऐसे रीज़न दिए, जैसे कि उन्होंने एक रीज़न दिया, नॉर्थ पोल का, जो नॉर्थ पोल है उसका मैग्नेटिक पुल। उनका कहने का मतलब था नॉर्थ पोल का चुंबक खींच रहा है। चुंबक जो नॉर्थ पोल का है वो इतना वीक फोर्स है कि वो पूरा कॉन्टिनेंट खींच ही नहीं सकता। तो उनका कहना था कि नॉर्थ पोल का मैग्नेट उसको खींच रहा है। दूसरा इन्होंने एक दिया कि बॉयंट फोर्स, या जिसको हम बॉयंसी कहते हैं, बॉयंसी के कारण जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका खिसके ना वेस्ट की तरफ, वो ये बताना चाह रहे हैं। ये दोनों ही फोर्सेस एकदम वीक फोर्सेस थे। और एक उन्होंने फोर्स दिया रोटेशनल फोर्स। उनका कहना था कि जो अर्थ है वो इस तरीके से घूम रही है, और जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके बाल पीछे की तरफ उड़ते हैं। तो उनका कहना था क्योंकि अर्थ ऐसे जा रही है, घूम इस तरीके से रही है, तो कॉन्टिनेंट पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट ऐसे जा रहे हैं। अब ये जब उन्होंने बताया तो लोगों ने कहा ये बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, और जो भी ये बताना चाह रहे हैं इनके जो एक्सप्लेनेशन है, दे आर मोर लाइक अ लॉयर देन अ जोग्राफर। तो उनको किसकी उपाधि दे दी गई, लॉयर की। और उनको कहा गया आप एक वकील ज़्यादा लगते हो भाई साहब, आप जोग्राफर नहीं लगते हो। और इसीलिए ये थ्योरी क्या हुई, बाद में जाके फेल हो गई। लेकिन इस थ्योरी को श्रेय किस चीज़ का दिया जाता है, क्यों इस थ्योरी को इतना प्रेस किया जाता है, क्योंकि इस थ्योरी ने किस चीज़ की शुरुआत कर दी, इस थ्योरी ने शुरुआत कर दी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और एक और थ्योरी जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट। तो इन थ्योरीज को किसने स्टार्ट कर दिया, वैगनर की इस सिद्धांत ने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बात है भाई, ये सारी चीज़ें हम डिटेल लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ नोट्स भी दूंगा जो आपको कॉपी में लिखने हैं। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, डेमो जैसा मैंने आपके लिए बनाया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सियाल इज़ फ्लोटिंग ओवर सीमा, सियाल सीमा क्या है, कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, जोरासिक पीरियड में कैसे अलग हुए ये, फिर वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट कब चालू हुआ, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कब चालू हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में जब हम डिटेल लेक्चर्स लेंगे, तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो वैगनर ने बताई अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अनअकैडमी में बने रहिए।